जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है लेजिटिमेट डोमिनेशन बाय वेबर। आज का हमारा मेंस का सवाल है, Which concept did Weber use to analyze the forms of legitimate domination? पावर या अथॉरिटी किसे नहीं पसंद। आप में से 10 में से 9 बच्चे जो है आईएएस ऑफिसर इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आईएएस ऑफिसर का रुतबा ही कुछ और होता है, पावर ही कुछ और होता है ना। तो इसी वजह से 10 लोग जो है 10 में से 9 बच्चे इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो आज हम पावर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है यस बॉस, शाहरुख खान की, जिसमें कुछ लाइंस है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है। आप ये सॉन्ग जो है सुन लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरुआत करते हैं मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर ने जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस या प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, उस ज़माने की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो मैक्स वेबर की थियरीज़ के आसपास ही बनी थी। कुछ मैक्स वेबर के सपोर्टर्स थे और कुछ उनके जो निंदा करने वाले haters. So Max Weber is considered to be one of the foremost social scientists of modern times. Weber's influence on the modern thinkers on administration is enormous. Most of the studies of bureaucracy are considered as different versions of Weber's mode or attempts at contradicting it. Weber's bureaucratic model theories on legitimacy and domination form the basis for a number of further studies. वेबर की जो थियरीज थी, उन्होंने जो अपकमिंग रिसर्चर्स थे, उभरते हुए रिसर्चर्स, उनको एक बेस प्रदान किया था टू कंडक्ट देयर रिसर्चेस। अब हम बात करते हैं व्हाट वाज द थियरी ऑफ डोमिनेशन ऑफ वेबर। ये आप देख रहे हो, एक व्यक्ति बाकी सारे व्यक्तियों पे जो है रौब झाड़ रहा है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो दिस इज रौब झाड़ना, दिस इज डोमिनेशन। ये आप कैसे भी कर सकते हो, या आप राइटफुल वे में भी कर सकते हो और गणपति पे गन रख के भी कर सकते हो। अगर आप गणपति पे गन रख के या फिर जो चाकू दिखा के अगर आप अपना काम करवा रहे हो, दैट इज़ नॉट लेजिटिमेट डोमिनेशन। लेकिन अगर आप राइटफुल वे में वो कर रहे हो, दैट इज़ लेजिटिमेट डोमिनेशन, जिसको वेबर ने सपोर्ट किया था। वेबर के अकॉर्डिंग लेजिटिमेट डोमिनेशन 3 प्रकार के होते थे और इन तीन प्रकार को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डोमिनेशन। Weber's theory of bureaucracy is a part of his theory of domination. Domination means the authoritarian power of command. In other words, he raised the question as to how one person exercises power over others. वेबर ने ये जाहिर किया था कि कैसे ये व्यक्ति बाकियों पे जो है रौब झाड़ रहा है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये व्यक्ति बाकियों पे रौब झाड़ने में सक्षम हो रहा है, ऐसी क्या वजह है। और उन वजह को ही उन्होंने जो है नाम दिया था लेजिटिमेट डोमिनेशन। लेजिटिमेट डोमिनेशन मतलब राइटफुल वे में पावर का इस्तेमाल करना। वो राइटफुल वे कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 3 तरह के डोमिनेशन होते हैं एज पर वेबर। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल डोमिनेशन, दूसरा इज करिश्मेटिक डोमिनेशन, तीसरा इज लॉ डोमिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल डोमिनेशन की। राजा का बेटा राजा ही बनेगा। राजा का पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो राजा का बेटा होता था वो चाहे कैपेबल हो ना हो, उसको राजा ही बना दिया जाता था। बाकी उसमें कैपेबिलिटी 0% हो, आलसी हो, एकदम ठरकी हो, लेकिन फिर भी उसको राजा बना दिया जाता था और उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनती लोगों को उसका नौकर बनाया जाता था। पहले के ज़माने में हम लोग क्या, रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल होने का रीज़न क्या था? क्योंकि अपने जो सेना थे, सेना में कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाता था, कास्ट सिस्टम की बेसिस पे, जिसकी वजह से क्या होता था, जिनको सही में मेरिट होता था उनको नहीं मिलता था, लेकिन कास्ट की वजह से उनको सेना में लिया जाता था, जिसकी वजह से वो सेना पूरा एफिशिएंट नहीं थी कंपेयर टू द ब्रिटिश सेना, जिसकी वजह से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। If it was customary that only persons of a certain high caste should be appointed to high position,
This principle was accepted as just. In other words, the merit of an individual was given less importance than the caste to which he belonged. जैसे मैंने कहा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. जो सेना में मेंबर्स लिए जाते थे वो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे लिए जाते थे, जिसकी वजह से वो जो मेंबर्स थे वो एकदम इनएफिशिएंट थे. उनमें टैलेंट चाहे 0% हो, लेकिन अगर वो ऊंचे कास्ट के हो तो उनको मिलिट्री में एडमिशन या उनको हाई पोजीशन में ले लिया जाता था, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं था, विच वॉज अकॉर्डिंग टू वेबर. एफिशिएंट नहीं था क्योंकि उनको जो है कास्ट सिस्टम की वजह से लिया जाता था. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन देयर मेरिट और टैलेंट. अगेन यहाँ पे एक रूल ये था कि उस ज़माने में द एम्प्लॉय हैड टू बी लॉयल टू द किंग. मतलब द बॉस इज़ ऑलवेज राइट. अगर किंग गलत करे तो भी सही बोलना पड़ेगा, अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी, इंसाफ गया तेल लेने. द बॉस शुड बी ऑलवेज राइट, तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी, वरना तुमको फायर कर दिया जाएगा. वो रूल था जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ओवरऑल एक फेलियर था. ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो ओवरऑल इट वाज नॉट दैट एफिशिएंट. दिस वाज अकॉर्डिंग टू वेबर. दूसरा टाइप ऑफ डोमिनेशन है करिश्मेटिक डोमिनेशन. हाल ही में आपने न्यूज़ देखा था कि आर्यन खान जो था वो अरेस्ट हो गए थे. तब क्या हुआ था, व्हाट्सअप जो सभी का व्हाट्सअप जो था वो उड़ गया था, कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था. तो लोगों ने ऐसा कहा था, देखा शाहरुख खान का पावर, शाहरुख खान की बेटे को अरेस्ट किया तो व्हाट्सअप ही उड़ा दिया. ये है शाहरुख खान का पावर. दिस इज़ द करिश्मा. तो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, जो सोशल मीडिया स्टार होते हैं उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं. वो अगर बोलते हैं कि हम लोग ये शैम्पू से नहाते हैं तो पूरी दुनिया भी झुंड जाते हैं कि हमको तो यही शैम्पू चाहिए क्योंकि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी इसी शैम्पू का रिकमेंड किया. दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द करिश्मा. सेम गोज विद द स्पिरिचुअल लीडर. वो अगर कुछ बोलते हैं, है ना, स्पिरिचुअल संत महात्मा, वो अगर कुछ बोलते हैं कि आपको आज अमावस्या है, यू हैव टू डू द फास्ट. ओके, तो लोग मानते हैं यू हैव टू डू. लोग ये करते हैं. मैं खुद एफर्मेशंस लिखती हूँ, मैं खुद ये करती हूँ. जो मेरे गुरु हैं वो जो बोलते हैं, आज 12 पोर्टल था, जो जो रूल्स उन्होंने बोले मैंने पूरा फॉलो किया. तो ये होता है करिश्मा ऑफ द प्रोफेट्स, ऑफ द फॉलोअर, सोशल मीडिया स्टार्स. दिस इज द करिश्मा. लेकिन यहाँ पे वेबर के अकॉर्डिंग ये वाला भी डोमिनेशन जो है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क और एफिशिएंट. बिकॉज जो आप सोशल मीडिया स्टार जो भी बोलते हैं वो बाउंडेशंस नहीं लगा सकते. वो आपको बोलते हैं, लेकिन अगर आप नहीं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते. फॉर एग्जांपल मैं शाहरुख खान को फॉलो करती हूँ. कुछ लोग हैं जो शाहरुख खान को हेट करते हैं. अगर शाहरुख खान कल को बोलेगा कि हाँ तुम्हें ये शैम्पू यूज़ करना है, मैं उनकी फॉलोअर हूँ तो मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मेरी मम्मा को पसंद नहीं है तो मैं मम्मा यूज़ नहीं करेंगी. तो ये जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और बाउंडेशंस नहीं होता है. वो सिर्फ बोलते हैं तुम्हें करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट अ बाउंडेशन कि तुम करो ना करो, नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता. ओके, तो इसीलिए ये टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये टाइप ऑफ अथॉरिटी भी इतना एफिशिएंट नहीं है एज पर वेबर. तीसरा है लीगल डोमिनेशन, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एज पर वेबर्स व्यू. आउट ऑफ दिस टू, ये आउट ऑफ दिस थ्री जो है, ये तीनों टाइप में से ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है एज पर वेबर. क्योंकि बट ऑब्वियस है लॉ एंड ऑर्डर. मान लो आप पुलिस, आपको कोई पुलिस से वो नोटिस आता है कि आप 1 महीने तक जो है शहर छोड़ के नहीं जा सकते. बट ऑब्वियसली आप नहीं जाओगे, गए तो आपको जेल में डाल देंगे. अभी जो बोला है पुलिस ने कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो मास्क पहन के जाना पड़ेगा, तो आप जाते ही हो, नहीं तो डंडे पड़ते हैं, है ना. रूल ऑफ लॉ अगर ब्रेक होता है तो डंडे पड़ते हैं. हेलमेट अगर आप डबल जाते हो तो हेलमेट पहनना पड़ता है. तो पुलिस का पावर जो है वो सबसे ज़्यादा राइटफुल है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है. एज ए पुलिस इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, जुडिशियल सिस्टम का जो है, दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट पावर एज पर वेबर. लीगल डोमिनेशन. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे the term bureaucracy refers to the employees of a modern large-scale organization such as a government, a joint stock company, or an armed force. While the objective of organization may be different, their bureaucracies have certain common features which will be discussed in this slide.
एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक हिरार्कियल वे में फंक्शन करता है और हर एक यूनिट को अपना जो है वर्क एलोकेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट फिल्म, उसमें सबसे लोअर पे होते हैं मैसेंजर्स, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद मैनेजर्स, उसके बाद एजीएम, डीजीएम, जीएम, उसके बाद एकदम हेड में ईडीएम। तो एक हिरार्कियल स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और अकॉर्डिंगली हर क्षेत्र में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसकी वजह से जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत बाकायदा अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। एक एग्जाम्पल ही लेते हैं एफसीआई का। FCI is the PSU, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। वहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स है, QC, फिर कमर्शियल डिवीजन जो लिफ्टिंग को देखता है, लिफ्टिंग स्टॉक पोजीशन देखता है, विजिलेंस डिवीजन, फिर पर्सनल डिवीजन जो स्टाफ्स को देखता है, उसके बाद जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ऐसे बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, डिवाइड किया जाता है और हर सेक्टर को जो है अपना अपना वर्क एलोकेशन अलॉट किया जाता है। सो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर से एफिशिएंसी ऑफ वर्क जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्कियल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर में पियोन, फोर्थ ग्रेड, ग्रेड 4, फिर ग्रेड 3, फिर ग्रेड 2, फिर ग्रेड 1, एकदम एग्जीक्यूटिव हेड। तो इस तरह से एक हिरार्कियल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। तीसरा रिकॉर्ड होता है, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप जाओगे तो वर्ड ऑफ माउथ नहीं होता। अगर आपको एक छुट्टी भी लेनी है तो आपको रिटन राइटिंग में देना होगा कि आपको छुट्टी लेनी है। आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स ही वैलिड होते हैं। मुंह से बात अगर आप बोलोगे ओरली तो वो वैलिड नहीं होता है। तो आगे हम लोग अपनी कंक्लूजन पे, तो जो भी आपको समझ में आया आप कंक्लूजन लिखिए, मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।